विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जनवरी 2025 का भाग और प्रतियोगिता दर्पण। तो पहला है, दिल्ली सरकार ने लागू किए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान और प्रतिबंध। सीपी सीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली एनसीआर में औसत आयु व गुणवत्ता सूचकांक खराब से बेहद खराब लगभग 500 के पार स्थिति में पहुंच चुका है, जबकि दिल्ली के कुछ इलाकों का AQI 1000 के पार चला गया, जो एक खतरनाक स्थिति को दर्शाता है। बढ़ते प्रदूषण पर कड़ा कदम। दिल्ली में GRAP 4 लागू। फलस्वरूप दिल्ली सरकार द्वारा 18 नवंबर 2024 को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का चौथा चरण शुरू हो गया। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के बारे में यह आपातकालीन उपायों का एक समूह है जो दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में एक निश्चित सीमा तक पहुंचने के बाद वायु गुणवत्ता में और गिरावट रोकने के लिए लागू किया जाता है। MC मेहता बनाम भारत संघ 2016 मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2016 में इसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी और 7 और 2017 में अधिसूचित किया गया। GRAP चरण ए खराब वायु गुणवत्ता AQI 201 300 पुराने डीजल पेट्रोल वाहनों और राष्ट्रीय हरित अधिकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू कर दिया जाता है। चरण 2 बहुत खराब AQI 301 400 क्षेत्र में चिन्हित हॉटस्पॉट पर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लक्षित कार्रवाई। एनसीआर के सभी क्षेत्रों में डीजल जनरेटर का विनियमित संचालन की व्यवस्था की जाती है। चरण 3 गंभीर AQI 401 450 तो क्षेत्रों में BS3 पेट्रोल BS4 डीजल 4 पहिया वाहनों पर सख्त प्रतिबंध लगाए और कक्षा 5 तक के प्राथमिक ग्रेड बच्चों के लिए स्कूलों में भौतिक कक्षाएं निलंबित कर सकते हैं। चरण 4 गंभीर प्लस AQI 450 से अधिक। जब AQI 450 से अधिक हो जाता है तो इलेक्ट्रिक वाहनों CNG वाहनों और BS6 डीजल वाहनों और आवश्यक वस्तु ले जाने वाले वाहनों को छोड़कर दिल्ली के बाहर व्यक्तिगत 4 पहिया वाहनों को शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती है। साथ ही निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। हालांकि ऐसे उपायों से प्रदूषण के चरम स्तर में कमी आ सकती है, लेकिन इनका प्रभाव सीमित होगा। IIT कानपुर की 2016 की रिपोर्ट दिल्ली में वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों पर व्यापक अध्ययन के अनुसार नई दिल्ली में वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार के लिए राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में कई निवारक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। दिल्ली में लगभग 9000 होटल और रेस्टोरेंट हैं जो कोयले का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर तस्वीरों में इसे निकलने वाले फ्लाई ऐश सांस लेने पर फेफड़ों की बीमारी का कारण बन सकता है। इसलिए होटलों और रेस्टोरेंट में कोयले का उपयोग बंद करना होगा। PM 2.5 PM10 के स्तर को कम करने के लिए घरों को खाना पकाने के लिए लकड़ी फसल अवशेष गोबर और कोयले के बजाय LPG का उपयोग करना होगा। इसलिए सभी को LPG मुहैया हो, यह सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। वर्ष 2015 के एक अध्ययन से पता चला है कि दिल्ली में प्रतिदिन लगभग 250 टन ठोस अपशिष्ट जलाया जाता है, जिससे गंभीर वायु प्रदूषण होता है। इसलिए खुले में अपशिष्ट निस्तारण पर रोक लगाने की तात्कालिक आवश्यकता है। डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर का उपयोग करके इलेक्ट्रिक हाइब्रिड और BS4 वाहनों को लागू करने तथा सार्वजनिक परिवहन में सुधार करके PM 2.5 के स्तर को काफी हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि वाहन प्रदूषण बढ़ाने में 25% तक का योगदान करते हैं। दिल्ली में विशाल रिफाइनरियों रिफाइनरियों और बिजली संयंत्रों के कारण नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषक उत्सर्जित होते ही उत्सर्जनों को सीमित करने के लिए रिफाइनरियों को DNOx-ING सिस्टम और DSOx-ING सिस्टम स्थापित करने के लिए आवश्यकता होती है। साथ ही हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना जाना चाहिए तथा वैकल्पिक उपयोगों में पराली से ऊर्जा उत्पादन, बायोगैस उत्पादन और मवेशियों को चारा देना शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा निर्माण क्षेत्र को ढकने, अपशिष्ट भंडारण और सड़क ढकने जैसे उपायों को लागू करने की वायु की गुणवत्ता में 50% तक सुधार हो सकता है। यदि इन सभी उपायों को समुचित रूप से लागू किया जाता है, निश्चित ही दिल्ली के घोटू प्रदूषण में कमी आएगी। अभी तो केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों को प्रदूषण से निपटने हेतु दीर्घकालिक राजनीतिक बनाने और समय पर उनके क्रियान्वयन की आवश्यकता है। भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण। भारत की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने 16 नवंबर 2024 को ओडिशा के तट से लंबी दूरी की एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
इस परीक्षण के साथ ही भारत अब उन देशों की सूची में शामिल हो गया जिसके पास हाइपरसोनिक हथियार है। सुपरसोनिक मिसाइल के बारे में ध्वनि की गति से कम 5 गुना अधिक गति को हाइपरसोनिक या मैक 5 कहा जाता है, या लगभग 1 मील प्रति सेकंड के बराबर है। इनकी गति और दिशा में बदलाव करने की क्षमता इतनी तीव्र और सटीक होती है कि इन्हें ट्रैक करना और मार गिराना लगभग असंभव होता है। भारत के यहाँ पर हाइपरसोनिक लॉन्च रेंज एंटी शिप मिसाइल कई तरह के हथियारों को ले जाने में सक्षम है। इस माह मई में अमेरिकी अ, हथियार का वजन कम होने पर इसकी रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगी। साथ ही इस मिसाइल को कई तरह से रेंज सिस्टम को ट्रैक किया जा सकता है जो भारत के पास भी मौजूद है। इसके अतिरिक्त यह मिसाइल कई तरह के टर्मिनल मैन्यूवर कर सकता है, यानी दुश्मन चाहकर भी इसे टारगेट नहीं कर सकता। यह मिसाइल अपनी गति, दिशा और मार्ग को जरूरत पड़ने पर बदल भी सकती है, क्योंकि भारतीय समुद्री क्षेत्र में दुनिया का 80% तेल का व्यवसाय होता है और यही से दुनिया भर के जहाज गुजरते हैं। ऐसे में इन जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना इस मिसाइल का इस्तेमाल कर सकती है। सक्षम चुनौतियां: हाइपरसोनिक उड़ान के दौरान संचार जैसे बुनियादी संचालन एक महत्वपूर्ण चुनौती बन जाते हैं, क्योंकि संचार और सेंसर सिस्टम के माध्यम से ऑपरेटरों और निर्णय लेने वालों के मध्य संपर्क बनाना कई बार मुश्किल होता है। साथ ही बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में इनका निर्माण करना अधिक महंगा भी होता है। हाइपरसोनिक मिसाइलों के विकास पर विभिन्न देशों की स्थिति: रूस और चीन हाइपरसोनिक मिसाइलों के विकास में सबसे आगे है, जबकि अमेरिका एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के तहत ऐसे हथियारों की एक श्रृंखला विकसित कर रहा है। इस वर्ष मई में अमेरिकी सेना ने लॉकहीड मार्टिन को देश की जमीनी हाइपरसोनिक हथियार प्रणाली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन को अतिरिक्त क्षमता प्रदान करने के लिए $756 मिलियन का अनुबंध किया, जबकि रूस ने वर्ष 2022 में यूक्रेन के साथ चल रहे संघर्ष के दौरान हाइपरसोनिक मिसाइल का पहली बार इस्तेमाल किया था। मधुमेह के बढ़ते मामलों के ने बढ़ाई भारत की चिंता। द लैंसेट जर्नल में हाल ही प्रकाशित एक विश्लेषण के अनुसार वैश्विक मधुमेह के एक चौथाई से अधिक मामले भारत में तथा लगभग 21.2 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं, जबकि अनुपचारित मधुमेह से पीड़ित 44.5 करोड़ वयस्कों में से लगभग एक तिहाई यानी लगभग 13.13 करोड़ भारत में रहते हैं। यह अध्ययन एनसीडी रिस्क फैक्टर कोलैबोरेशन द्वारा किया गया था। मधुमेह या डायबिटीज यह एक गैर संचारी दीर्घकालिक रोग है जिसमें अग्नाशय या पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता है, या शरीर अपने द्वारा उत्पादित इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाता है। इंसुलिन वह हार्मोन है जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। टाइप 1 और 2 मधुमेह: भारत में मधुमेह के सबसे आम प्रकार है टाइप 1 मधुमेह। तब होता है जब आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली आपके अग्नाशय पर हमला करती है और उसे नुकसान पहुंचाती है, इसे या पर्याप्त इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। में टाइप 2 तब होता है जब आपका शरीर इंसुलिन का सही तरीके से उपयोग करना बंद कर देता है। भारत में मधुमेह के उच्च प्रसार में योगदान देने वाले कारक: इंसुलिन प्रतिरोध के कारण भारतीयों में टाइप 2 मधुमेह के प्रति आनुवंशिक प्रवृत्ति अधिक है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण और गतिहीन जीवनशैली ने मोटापे और मधुमेह के जोखिम को बढ़ा दिया है। साथ ही प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और अस्वस्थकर वसा से भरपूर पश्चिमी आहार मधुमेह की वृद्धि में योगदान देता है। इसके अलावा बहुत से भारतीय डायबिटीज के जोखिम कारकों और इसके खतरे से अनजान है, जबकि गरीबी और सामाजिक आर्थिक असमानताएं भी के जोखिम को और बढ़ा देती है। भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयास: राष्ट्रीय मधुमेह नीति लक्ष्य 2025 तक भारत में डायबिटीज के प्रसार को 20% तक कम करना है। गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम डायबिटीज के लिए ग्लूकोमीटर और दवाएं प्रदान करता है, जबकि ईट राइट इंडिया अभियान का उद्देश्य चीनी, नमक और वसा की खपत को कम करना है। युवा मामले और खेल मंत्रालय फिट इंडिया और खेलो इंडिया अभियान और आयुष मंत्रालय योग से संबंधित गतिविधियां आयोजित करता है। साथ ही प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत इंसुलिन सहित गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जाती हैं। आवश्यक सुझाव: मधुमेह प्रबंधन के लिए स्वस्थ जीवन शैली, नीतिगत पहल और बेहतर व्यायाम की आवश्यकता है। अस्वस्थकर खाद्य पदार्थों पर नीतिगत प्रतिबंध, पौष्टिक खाद्य पदार्थों पर सब्सिडी देकर प्रोत्साहन आवश्यक है। साथ ही अन्य स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों के साथ मधुमेह स्क्रीनिंग को एकीकृत करना भी जरूरी है। विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह जिसमें प्रक्षेपित विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह डिग्नोसैट 5 नवंबर 2024 को फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर में स्पेस एक्स रॉकेट पर लॉन्च किया गया, जिसमें जापान की क्योटो विश्वविद्यालय और जापान एरोस्पेस एक्स
और एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने परियोजना की देखरेख की। सुमितोमो फॉरेस्ट्री के सहयोग से क्योटो विश्वविद्यालय द्वारा विकसित इस उपग्रह का उद्देश्य भविष्य के अंतरिक्ष आवास और संरचनाओं के लिए सामग्री के रूप में लकड़ी की क्षमता का पता लगाना है। लिग्नोसैट कार्गो कैप्सूल में सवार होकर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचा। 1 महीने बाद इसे पृथ्वी के ऊपर ही कक्षा में छोड़ा जाएगा, जहाँ यह 6 महीने तक कक्षा में रहेगा। लिग्नोसैट के बारे में हमारी हथेली के आकार के इस लकड़ी के उपग्रह की प्रत्येक भुजा की लंबाई मात्र 4 इंच है तथा इसका वजन 900 ग्राम है। उपग्रह का नाम लकड़ी के लिए प्रयुक्त लैटिन शब्द के आधार पर रखा गया है, जिसके पैनल एक प्रकार की मैग्नोलिया वृक्ष से बनाए गए हैं तथा इन्हें एक साथ रखने के लिए किसी पेंच या गोंद का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि पारंपरिक जापानी शिल्प तकनीक का प्रयोग किया गया है। यह उपग्रह अंतरिक्ष के चरम वातावरण में लकड़ी की स्थायित्व का परीक्षण करेगा, जहां हर 45 मिनट में तापमान 100 से 100 डिग्री सेल्सियस तक घटता बढ़ता रहता है तथा यहाँ तक कि वस्तुएं सूर्य के प्रकाश और अंधेरे से भी गुजरती हैं। इसके अलावा लिग्नोसैट अर्धचालकों और अंतरिक्ष विकिरण के प्रभाव को कम करने में लकड़ी की क्षमता को भी आकलन करेगा। क्योटो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं का अनुमान है कि अंतरिक्ष अन्वेषण में प्रयुक्त होने वाली कुछ धातुओं की जगह लकड़ी ले सकती है और पृथ्वी की तुलना में अंतरिक्ष के में लकड़ी अधिक टिकाऊ है, क्योंकि वहां पानी या ऑक्सीजन नहीं है जो उसे सड़ा या जला दे। जापानी शोधकर्ताओं का लक्ष्य आगामी 50 वर्षों में चांद और मंगल पर पेड़ लगाना, लकड़ी को एक गोल घर बनाना है। इसलिए उन्होंने नासा द्वारा प्रमाणित लकड़ी का उपग्रह विकसित किया ताकि यह साबित हो सके कि लकड़ी अंतरिक्ष में काम आने वाली सामग्री है। लिग्नोसेट के आगामी लाभ। हालांकि लिग्नोसेट पूरी तरह से लकड़ी से बना नहीं है। यह लकड़ी के पैनल वाले आवरण में पारंपरिक एल्यूमीनियम संरचनाओं और इलेक्ट्रॉनिक घटकों का उपयोग करता है। इसके सेंसर इस बात की निगरानी करेंगे कि पृथ्वी की परिक्रमा करने के 6 महीने के दौरान लकड़ी चरम अंतरिक्ष वातावरण पर कैसे प्रतिक्रिया करती है। अपितु पारंपरिक उपग्रह, जो मुख्य रूप से एल्यूमीनियम से बने होते हैं, अपने जीवन के अंत में पृथ्वी के वायुमंडल में जल जाते हैं और एल्यूमीनियम ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। ये गैस ग्रह की सुरक्षात्मक ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है। यहीं पर लिग्नोसेट आघातकारी हो सकता है। गौरतलब है कि एल्यूमीनियम की जगह मैग्नोलिया लकड़ी युक्त उपग्रह जब वह पृथ्वी पर वापस आएगा तो वायुमंडल में हानिकारक प्रदूषक नहीं फैलाएगा। इसलिए लकड़ी का उपग्रह पारंपरिक ग्रहों की तुलना में अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के लिए कम प्रदूषणकारी हो सकता है। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन 1 नवंबर 2024 को इसरो ने लेह लद्दाख में देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन प्रक्षेपित किया। इसका उद्देश्य अंतर्ग्रही आवास के भीतर जीवन का अनुकरण करना है। यह पहल विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि चंद्रमा, चंद्रमा और मनुष्यों को भोजन के अपने आगामी मिशन की तैयारी कर रहा है। भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन के बारे में। लेह लद्दाख में स्थित इस मिशन में एक कॉम्पैक्ट इनफ्लेटेबल आवास है, जिसे हैव-1 के रूप में जाना जाता है, जिसका उद्देश्य अंतर्ग्रही वातावरण के भीतर जीवन को दोहराना है। इसका उद्देश्य बाहरी परिस्थितियों से उत्पन्न चुनौतियों की जांच करना है, जो एक स्थायी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के विकास में योगदान देता है। HAB हैव-1 को मंगल और चंद्रमा पर पाए जाने वाले वातावरण का अनुकरण करने के लिए निर्मित किया गया है। सिमुलेशन नवीन तकनीकों, रोबोटिक प्रणालियों, वाहनों, आवासों और संचार विधियों का परीक्षण करते हुए अंतर्ग्रही आवास की स्थितियों का आकलन करेगा। इस मिशन का नेतृत्व इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र द्वारा किया जा रहा है और यह लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के समर्थन के साथ आपका AAKA स्पेस स्टूडियो, लद्दाख विश्वविद्यालय और IIT मुंबई सहित भागीदारों का संयुक्त प्रयास है। यह मिशन अंतरिक्ष यात्रियों को लंबी अवधि के अंतरिक्ष अन्वेषण, जीवन समर्थन, मानव अनुकूलनशीलता और आपातकालीन रणनीतियों के लिए तैयार करने पर केंद्रित है। यह इसरो के गगनयान कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों को कई दिनों के लिए पृथ्वी की निचली कक्षाओं में भेजना है। एनालॉग अंतरिक्ष मिशन का संचालन करके इसरो अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित कर सकता है और उन्हें आपात स्थितियों के लिए अच्छी तरह से तैयार और सुसज्जित होने में मदद कर सकता है। लेकिन लद्दाख को प्रमुख स्थान के रूप में क्यों चुना गया? लद्दाख की जलवायु, पर्यावरण और भूगोल इसे मिशन के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं, क्योंकि यह चंद्र एवं मंगल ग्रह के वातावरण की स्थिति से काफी मिलता जुलता है। इसके चरम वातावरण, उच्च ऊंचाई, कम ऑक्सीजन के स्तर और अत्यधिक ठंडी
परिस्थितियों के लिए चुना गया है। इसका चुनौतीपूर्ण वातावरण वैज्ञानिकों को मनोविज्ञान और अंतरिक्ष यात्रियों को पर्यावरणीय अनुकूलनशीलता का परीक्षण करने की अनुमति देता है। लद्दाख में एकांतवास का अनुभव अंतरिक्ष के समान ही है, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों और वैज्ञानिकों को मिशन पर दीर्घकालिक एकांतवास के प्रभावों को भविष्यवाणी करने में मदद मिलती है। इस तरीके से हमारा जनवरी प्रतियोगिता दर्पण 2025 कंप्लीट हुआ विज्ञान और प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।